Okay, your next topic is molar specific heat of a gas. ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन गर्ल्स आपके पास ये वाली है, लेकिन ये कह रहे हैं द स्पेसिफिक हीट, सिर्फ स्पेसिफिक हीट जो होती है वो क्या चीज़ होती है. सो ओनली स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन. यानी किसी कोई भी 1 kg ऑफ सब्सटेंस हो, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट. तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है, जो कि 1 kg किसी भी सब्सटेंस को 1 केल्विन तक टेम्परेचर राइज करने के लिए ये इतने अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है. लेकिन आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट कौन सी हीट होती है? द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस. यहाँ पे बात आ जाती है 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन. 1 केल्विन तक टेम्परेचर किसका? आपने 1 मोल ऑफ अ गैस का राइज करना है. इट इज़ कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट. और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट गैस, यानी किसी भी गैस का आपने टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज करना है और उस गैस के 1 मोल को आपने लेना है और उसका टेम्परेचर आपने 1 केल्विन तक राइज करना है. यानी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट इज़ नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि लेट अस कंसिडर डेल्टा क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of n moles of a substance by delta T temperature. अब आपको पता है कि जितनी आप अमाउंट ऑफ हीट एंटर करती हैं वो डिपेंड करती हैं कि उस गैस के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं. नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा हीट आपको देनी पड़ेगी, कम होंगे तो कम देनी पड़ेगी. तो अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो नंबर ऑफ़ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. यानी जितने नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होंगे उतनी आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी. दूसरा, आपने गैस का टेम्परेचर कितना राइज़ करना है. अगर टेम्परेचर ज़्यादा राइज़ करना है तो हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम राइज़ करना है तो हीट कम देनी पड़ेगी. सो जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो 2 फैक्टर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एक तो उस गैस के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने, और दूसरा आपने उस गैस का टेम्परेचर कितना राइज़ करना है. ठीक है, तो इन दोनों बातों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी अमाउंट ऑफ़ हीट. अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब रिप्लेस करते हैं इक्वालिटी के साथ तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई करना पड़ता है. सो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सी एम एंड डेल्टा टी. सी एम इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, और ये यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. और सी एम क्या चीज़ बन जाएगी? एन और डेल्टा टी को डेल्टा क्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास ये सी एम, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट आपके पास किसके इक्वल होगा? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी. और मोलर स्पेसिफिक हीट का जो कांस्टेंट है, इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? डेल्टा क्यू के यूनिट होते हैं जाउल्स, एन के यूनिट्स होते हैं मोल, टेम्परेचर के होते हैं केल्विन. तो चूँकि मोल और केल्विन डिवाइड हो रहा है तो जाउल मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स. सो जाउल पर मोल पर केल्विन, जाउल पर मोल पर केल्विन आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट के कांस्टेंट है. ये ऐसा यूनिट्स हैं. टेम्परेचर ऑफ अ गैस में चेंज अंडर वैरायटी ऑफ कंडीशंस. यानी जो टेम्परेचर आपने 1 केल्विन तक राइज करना है वो 2 तरह से कर सकते हैं, बाय कीपिंग द प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट एंड बाय कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट. तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ द गैस को कांस्टेंट रखें तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस. उसको CV से रिप्रेजेंट किया जाता है. CV इज़ द कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट. ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसी जैसा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी होता है. तो आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट की 2 टर्म्स होती हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी और कांस्टेंट प्रेशर पे भी. ये हमने बारी बारी डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम मोलर स्पेसिफिक हीट को डिस्कस कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV को डिस्कस कर रहे हैं. डेफिनेशन इसकी क्या होगी? The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 Kelvin while keeping its volume constant. यानी डेफिनेशन सारी वही है, सिर्फ हम क्या एडिशन करें? बाय कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट. बाकी डेफिनेशन वही मोलर स्पेसिफिक हीट वाली है, ऊपर वाली है. बाय द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 Kelvin while keeping its volume constant is called constant volume molar specific heat CV of a gas. अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास वही सिलेंडर है.
इसके अंदर हमने गैस फिल कर दी और यहाँ से हमने इसके पिस्टन को फिक्स कर दिया, यहाँ से पिन करके फिक्स कर दिया, ये ऊपर नीचे अब चल नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस गैस को नीचे से, चूँकि कंडक्टिंग बेस है, इसको हीट करेंगे तो गैस हीट अप होना शुरू हो जाएगी। और चूँकि हमने ये 1 मोल ऑफ अ गैस है, ठीक है, इसके ये गैस के अंदर जो नंबर ऑफ़ मोल्स है ना, वो 1 मोल ऑफ अ गैस है। सो इस 1 मोल ऑफ अ गैस का जो टेम्परेचर हमने राइज़ करना है वो 1 केल्विन तक राइज़ करना है। सो इसके अंदर हमने इसको हीट प्रोवाइड करनी है और इसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज़ करना है, जो कि डेफिनेटली जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे फिक्स है ना। तो गैस चूँकि कोई काम नहीं कर सकती, इसके ऊपर पुश नहीं कर सकती, तो जितनी भी हम हीट यहाँ नीचे से प्रोवाइड करेंगे वो जल्दी से इसका टेम्परेचर राइज़ कर देगी। टेम्परेचर राइज़ करने से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन चूँकि गैस कोई वर्क डन नहीं कर सकती, पिस्टन जो है वो फिक्स है, ऊपर ढक्कन जो है इसका फिक्स है, तो जब पिस्टन फिक्स होता है तो वर्क डन नहीं हो सकता और जल्दी से इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन तक राइज़ हो जाता है। Now let us consider n moles of an ideal gas which is confined in the cylinder fitted with a fixed piston. तो हमने ये फिक्स पिस्टन वाला पूरा का पूरा ऑपरेटस है, इसका टेम्परेचर हमने राइज़ करना है और इसके अंदर n मोल ऑफ अ गैस मौजूद है, n नंबर ऑफ मोल्स इसके अंदर n मौजूद है। When the gas is heated, its volume remains constant. हम वॉल्यूम इसका कांस्टेंट हमने कर दिया है, ऐसे फिक्स कर दिया है और इस गैस को हीट करना शुरू कर दिया है। All the heat supplied goes to increase the kinetic energy of the molecules, due to which the temperature of the gas increases. If delta QV is the amount of heat supplied to n moles of the ideal gas at temperature delta T is the rise in the temperature, then by definition of molar specific heat we can write delta QV. QV आपके पास है amount of heat at constant volume is equals to NCV delta T. ओके, सी वी यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी कि जो कि यहाँ पे आपके पास सी एम था, ये वाला सी एम था, मोलर स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। सो जितनी आपके अमाउंट ऑफ हीट दी है उससे टेम्परेचर राइज हो गया डेल्टा टी। सी वी इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, दूसरा मोलर स्पेसिफिक हीट होता है सी पी। सी पी क्या चीज़ होती है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी वही ऑपरेटर्स है आपके पास। अभी आपने क्या करना है, ये जो पिस्टन है इसको फिक्स नहीं रखना, बल्कि इसके ऊपर जो प्रेशर डाला हुआ है वो प्रेशर कांस्टेंट कर दिए, कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। लेकिन चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है यानी इसके ऊपर वेट रख दिए, कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू की वेट रख दी है, लेकिन पिस्टन को फिक्स नहीं किया। वेट से नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है और वो कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है, लेकिन चूंकि ये पिस्टन फिक्स नहीं है और नीचे से आप हीट दे रही हैं, तो जब इंटरनल एनर्जी बढ़ती है हीट की वजह से, तो जो गैस होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पुश लगाने लग जाती है और उस पुश की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में वो क्या करने लगती है, वर्क डन करने लगती है। वो वर्क डन करने लगती है जिसकी वजह से गैस एक्सपेंड कर जाती है, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर जाता है और जो होता है इंटरनल एनर्जी डाउन हो जाती है। अगेन इंटरनल एनर्जी डाउन होती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से मज़ीद नीचे से हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, हीट और देनी पड़ती है, जिसकी वजह से ताकि इंटरनल एनर्जी जो है वो इतनी बढ़ जाए कि टेम्परेचर जो है वो कितना राइज़ हो जाए, 1 केल्विन तक टेम्परेचर राइज़ हो जाए, 1 केल्विन तक। 1 केल्विन तक आपने टेम्परेचर हर हाल में राइज़ कराना है, तो आपने इतनी अमाउंट ऑफ़ हीट देनी है। सो अमाउंट ऑफ़ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होती है वो अमाउंट ऑफ़ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ज़्यादा होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रही हूँ। देखिए, अमाउंट ऑफ़ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम चूँकि कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कितना, 1 केल्विन तक, टेम्परेचर 1 केल्विन तक यहाँ पे भी राइज़ करना है और टेम्परेचर यहाँ पे भी 1 केल्विन तक राइज़ करना है। यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है जिसकी वजह से 1 केल्विन तक टेम्परेचर जल्दी राइज़ हो जाता है। ये कौन सा होता है? ये फास्ट होता है, ये फास्ट हो जाता है, जल्दी से फास्टली, जल्दी से ये राइज़ हो जाता है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने नीचे से हीट दी है तो उस हीट ने क्या किया, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाई और इंटरनल एनर्जी बढ़ने के साथ साथ वर्क डन भी हो गया। पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में पुश हो गई, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, 1 केल्विन से नीचे हो जाएगा। फिर और अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी ताकि टेम्परेचर 1 केल्विन तक राइज़ कर सकें और इस वाले टेम्परेचर के बराबर आ सके, 1 केल्विन के बराबर आ सके। तो डेल्टा क्यू पी ज़्यादा देनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा क्यू वी। इस हीट अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कम देनी पड़ती है, जबकि अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा देनी पड़ती है ताकि दोनों में टेम्परेचर 1 केल्विन राइज हो सके। अच्छा, अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की।
यहाँ पे वो कह रहे हैं कंसिडर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस विच इज़ कन्फाइंड इन द सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। अच्छा, उससे पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 केल्विन वाइल कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। हेयर द प्रेशर इज़ कांस्टेंट और अगेन आपके पास 1 मोल ऑफ अ गैस है और 1 केल्विन तक ही उसका टेम्परेचर राइज करना है। बिल्कुल वही बात है जो कि यहाँ पे थी कि आपके पास 1 मोल ऑफ अ गैस था, 1 केल्विन तक टेम्परेचर राइज करना था, लेकिन आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था। जबकि यहाँ पे अगेन आपके पास 1 मोल ऑफ गैस है, 1 केल्विन तक की टेम्परेचर राइज करना है, लेकिन आपकी बार प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब है नाउ द पिस्टन इज़ मूवेबल, वो आराम से ऊपर मूव कर सकती है। तो अब वो कह रहे हैं कि व्हेन द गैस इज़ नाउ हीटेड इन दिस वे इट्स टेम्परेचर राइजेस एंड एट द सेम टाइम इट एक्सपैंड्स बाय पुशिंग द पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करने लग जाती है। अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर द गैस डज वर्क ऑन द पिस्टन, गैस ने अब काम कर दिया पिस्टन के ऊपर। इफ डेल्टा क्यू पी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एंड डेल्टा टी इज़ द राइज इन द टेम्परेचर, then by definition of molar specific heat we can write molars, ये है amount of heat at constant pressure which is equals to n Cp is the molar specific heat at constant pressure times delta T। यानी ये वही इक्वेशन है ये वाली आपके पास, इसमें अब Cm की जगह पे आपने Cp कर दिया, यानी आपके पास अब अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो इसके इक्वल होगी। Cp इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है गर्ल्स, ये बहुत ज़्यादा फेडरल बोर्ड में आती है, इसको आपने बहुत पक्का तैयार करना है, बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है इसको। ये अगर आपके प्री बोर्ड पेपर्स हो तो उसमें भी ये रिलेशनशिप फाइंड करने को आएगी। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी Cp और Cv के दरमियान आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है। Cp मैंने अभी बताया था कि वो ज़्यादा होती है और Cv कांस्टेंट वॉल्यूम की Cv आपकी कम होती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट Cv में कम लगती है और अमाउंट ऑफ हीट Cp में ज़्यादा लगती है। इन दोनों के दरमियान आपने रिलेशनशिप निकालनी है। व्हेन द गैस इज़ हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर इज़ नो वर्क डन बाय द गैस अगेंस्ट द सराउंडिंग, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो कि वॉल्यूम फिक्स होता है तो गैस जो है कोई काम नहीं कर सकती, पिस्टन को ऊपर मूव नहीं कर सकती कांस्टेंट वॉल्यूम की वजह से, वर्क डन ज़ीरो होता है। द हीट रिसीव्ड इज़ कन्वर्टेड एंटायरली इनटू इंटरनल एनर्जी, तो नीचे से जो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दे रही होती हैं सबके सब इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, दिस रेजिंग द टेम्परेचर, या टेम्परेचर जल्दी से राइज हो जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज हो जाता है और थोड़ी सी हीट देने पे। ऑन द अदर हैंड व्हेन द गैस इज़ हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, जबकि प्रेशर अगर कांस्टेंट हो then the gas will expand on being heated and it does work against the surrounding, hence the heat must be supplied to change the internal energy of the gas and to perform external work। यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जो गैस होती है वो दो काम कर रही होती है। हीट जो अंदर जा रही होती है वो हीट एक तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर रही होती है और दूसरा वो पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करके एक्सटर्नल वर्क डन भी कर रही होती है। तो हीट ज़्यादा देनी पड़ती है कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ज़्यादा देनी पड़ती है क्योंकि वो दो काम कर रही है। फिर द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज़ द सेम इन बोथ केस, लेकिन दोनों में आपको सेम 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना है, सेम इंटरनल एनर्जी राइज करनी है। सो द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर देन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ ग्रेटर Cp मोलर यानी कि स्पेसिफिक हीट अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp इज़ ग्रेटर देन Cv because external work is also performed when the gas expands at constant pressure। तो constant pressure जो होता है उस पर ज़्यादा हीट देनी पड़ती है क्योंकि वर्क डन भी परफॉर्म हो रहा है। नाउ if QV is the amount of heat supplied and delta T is the rise in the temperature, then by definition of the constant volume मोलर स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट के अकॉर्डिंगली जो अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दी जाती है वो NCV डेल्टा T के इक्वल होती है।
अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि चूँकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन तो ज़ीरो होता है, तो आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, उनके साथ कांस्टेंट वॉल्यूम अप्लाई किया हुआ है, तो वर्क डन को तो आपने ज़ीरो कर दिया, तो जितनी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम थी उसने सारी की सारी क्या की, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर दी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो मैंने दो टिक की हुए इक्वेशंस कांस्टेंट वॉल्यूम की, इन दोनों को कंपेयर कर लेना है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डेल्टा यू इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी जो होती है वो एन सी वी डेल्टा टी के इक्वल होती है। सो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, दोनों टिक वाली इक्वेशंस को आपने कंपेयर कर लिया। अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपने हीट दी होती है वो इक्वल हो जाती है एन सी पी डेल्टा टी के इक्वल अकॉर्डिंग टू मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वेशन। अब वर्क डन जो करते हैं वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन डेल्टा वाई के अलॉन्ग मूव हुई है। अच्छा, अब आपका जो फोर्स होता है, फोर्स जो होता है वो प्रेशर और एरिया का प्रोडक्ट होता है, तो फोर्स की जगह प्रेशर और एरिया पुट कर दिया, और एरिया और डेल्टा वाई जो होता है वो डेल्टा वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन द वॉल्यूम के इक्वल होता है। एरिया का और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल होता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि पी डेल्टा वी वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर टाइम्स इंक्रीज इन द वॉल्यूम। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन कहती है पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो पी डेल्टा वी की वैल्यू एन आर टी आपने यहाँ पे पुट कर दी, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी, एन आर टी पी डेल्टा वी की जगह पे पुट कर दिया। सो वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल हो गया, पी डेल्टा वी के, और पी डेल्टा वी आपके पास एन आर डेल्टा टी के इक्वल होगी। अच्छा, अब आप देखें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो डेल्टा क्यू पी होता है वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल होता है। अब आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ देखिए आपके पास कौन कौन सी इक्वेशन है, डेल्टा यू की वैल्यू है एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा क्यू पी की वैल्यू है एन सी पी डेल्टा टी। सारी वैल्यूज़ पुट करें, डेल्टा क्यू पी की वैल्यू पुट करें एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू की वैल्यू पुट करें एन सी वी डेल्टा टी, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पुट करें एन आर डेल्टा टी, यानी जो मैंने स्टार वाली क्वेश्चंस बनाई हुई है ना ये वाली, डेल्टा यू की वैल्यू, डेल्टा क्यू पी की वैल्यू, जो मैंने स्टार्स वाली क्वेश्चन बनाई हुई, डेल्टा क्यू पी की वैल्यू ये है, डेल्टा यू की वैल्यू ये है, और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू ये है। ये सारी वैल्यूज़ उठा के इन तीनों की जगहों पे आपने ये प्लेस कर दी। अच्छा, अब आपने क्या किया है, एन डेल्टा टी को स्टार्ट में रख लिया और इस इक्वेशन में से एन डेल्टा टी कॉमन ले लिया, तो अंदर सी वी प्लस आर रह गया, सी वी प्लस आर ये रह गया, एन से एन कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो सी पी इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर एंड सी पी माइनस सी वी को इधर लिया है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि सी पी बड़ा है और सी वी छोटा है, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म सब्ट्रैक्ट होती है, जिससे आपके पास एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एक पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से आपको बड़े इजीली नज़र आ रहा है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड सी वी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू यूनिवर्स गैस कांस्टेंट आर, इसके आर के एग्जैक्टली इक्वल इन दोनों के माइनस करने से वैल्यू निकल आती है। So Cp is greater than Cv. Molar specific heat at constant pressure is greater than molar specific heat at constant volume, and their subtraction gives you the value of the gas constant, जो कि इसके इक्वल है 8.315 जाउल पर मोल पर केल्विन, इसके इक्वल इसकी वैल्यू है। अच्छा जी, अब आपके पास इसकी एग्जांपल आ रही है 10.3, व्हाट इज़ द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी, जैसे ये रिक्वायरमेंट में है, ऑफ 200 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है 200 ग्राम नाइट्रोजन है, इट इज़ हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल टेम्परेचर T1 10 है, T2 30 है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट आपने रखना है, नाइट्रोजन की जो सी वी कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर स्पेसिफिक हीट होती है नाइट्रोजन की, वो आपको गिवन है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली मोलर स्पेसिफिक हीट की आपने इक्वेशन यूज़ करनी है। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या किया, इनको 10 डिग्री और 30 डिग्री को कैल्विन्स में कन्वर्ट किया, 273 ऐड करके, और फिर इनको माइनस करके आपने डेल्टा टी की वैल्यूज़ निकाल ली हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सब बच्चे समझें कि मैथ जो हमें गिवन है नाइट्रोजन का वो हमें गिवन है स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल मास ऑफ द नाइट्रोजन क्या, जो 200 ग्राम है।
मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस जो होता है वो 28 ग्राम पर मोल होता है, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 28 ग्राम होता है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास, नंबर ऑफ़ मोल्स का ये फार्मूला होता है जो कि होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास जो आपको गिवन है उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करने तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकल आते हैं। देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और ये मोल ऊपर जाएगा तो आपके पास मोल्स निकल आएंगे। यानी 200 ग्राम के अंदर कितने मोल्स होते हैं? 7.143 मोल्स होते हैं। ओके, यानी कि आपका 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 28 ग्राम होता है और 200 ग्राम्स नाइट्रोजन के अंदर कितने मोल्स होते हैं? 7.143 मोल्स होते हैं। तो ये फार्मूला आपने याद करना है, जो भी आपको मास गिवन होगा उसको उसी गैस के मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देना है, उससे आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स निकल आएंगे। यानी 200 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के अंदर 7.143 मोल्स होते हैं। अच्छा, अब आपके पास इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि आपके पास ये था, ये मोलर स्पेसिफिक हीट, जितनी भी हीट आपने दी है उतनी इसकी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये वाला फार्मूला जो मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है, एन सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, ये वाला फार्मूला इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। एन नंबर ऑफ़ मोल्स आपने पुट किया, 7.143 मोल्स थे। सी वी मोलर स्पेसिफिक हीट ये वाली आपको गिवन थी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर डिफरेंस 20 केल्विन ही निकाल लिया है, सबको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में जो इंक्रीज़ आया है वो 2973.6 जाउल्स आया है। राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखें। ये आप लोगों ने बहुत अच्छी से तैयार करनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों से अच्छी तरह से इसका टेस्ट लूँगी आके, और ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट।